नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को उठाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर सॉल्व किया था और हम सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और आज भी परसेंटेज के ही कुछ क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। और पहले से पहले हम लोग एवरेज कर चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ कर चुके हैं और नंबर सिस्टम कर चुके हैं, तो उन वीडियोस को भी देखना ना भूलें। उनमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को किया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि सीपीयू का एग्जाम हुआ है, सीपीयू एसआई का एग्जाम 9 तारीख का हो गया है। उसमें भी कल मैंने जो बच्चों से मुझे खबर मिली और जो मैंने एनालिसिस देखे उसमें ये देखा है कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं रहा है, मॉडरेट लेवल तक रहा है। तो अच्छे से मेहनत करिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इनको जरूर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो क्या लिया है, ये देखिए सीजीएल में आ भी चुका है। कह रहा अंकिता का वेट उसकी दादी के वेट से 20% कम है। तो कोई अंकिता है, उसका वेट दादी के वेट से 20% कम है। तो अंकिता का वेट जो उसकी ग्रैनी है, जो दादी है, उससे 20% कम है। 20% कम है तो अगर दादी का वेट 5 होगा तो अंकिता का कितना हो जाएगा, 4। 20% कम, 20% का मतलब 1/5 अगर कम करेंगे। दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार 81 किलोग्राम है। तो अगर पति का भार 81 किलोग्राम है और दादी का भार उनसे 26 किलोग्राम कम है तो 81 में से 26 कम कर दीजिए तो जो दादी का वेट हो जाएगा वो 55 किलो हो जाएगा। 55 तो 5 की वैल्यू 55 हो गई, तो दादी का वेट कितना आ गया, 55। अगर यहां से 5 का वैल्यू 55 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे 1 का वैल्यू 11 तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44। कह रहा अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, तो 44 और 8 किलोग्राम भारी है तो भाई का वेट कितना हो जाएगा, 52। बहुत आसान सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया वो कितना हो गया, 52 किलोग्राम। जो इसका आंसर हो गया वो 52 किलोग्राम। चलिए बहुत आसान सवाल था पहला। तो चलते हैं 12वें सवाल की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ। तो देखेंगे आज का दूसरा सवाल क्या है। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। तो इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है और कह रहा है यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि कर दे, उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि कर दे और मासिक व्यय में 60% की कमी कर दे तो वह महीने का 2070 रुपए अधिक बचाता है। तो देखिएगा, इसको अटेम्प्ट करिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। तो मासिक व्यय मासिक बचत से अगर 40% अधिक है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 40% अधिक का मतलब क्या होता है, 5 से 7। मासिक व्यय मासिक बचत से 40% अधिक है। तो मैंने मान लिया कि उसकी मासिक व्यय थी ये बचत थी और ये उसका मासिक व्यय हो गया। 40% अधिक कर दिया आपने। और एक काम करिए कि हल करना अगर थोड़ा सा भी टिपिकल हो रहा है तो दोनों के आगे 2 2 जीरो लगा दीजिए। तो उसकी आय कितनी आ जाएगी, आय हो गई उसकी 1200 रुपए। यहां से इतना ध्यान दीजिएगा। कह रहा है उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि कर दे। तो 1200 में अगर 40% की वृद्धि कर देंगे तो 480 रुपए की वृद्धि होगी। 1200 में अगर 40% वृद्धि करेंगे और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि, इसमें अगर 60% की वृद्धि होगी तो ये 420 रुपए बढ़ गया। 420 रुपए बढ़ गया तो वो महीने में 2070 रुपए अधिक बचाता। तो यहां से इसकी जो बचत एक्स्ट्रा हो रही है वो सिर्फ 60 हो रही है और सवाल से इसकी वैल्यू जो आपको पता है वो कितनी पता है, 2070 पता है, ये पता है। तो अब आपसे पूछ रहा है उसका प्रारंभिक मासिक खर्च बताना है कि कितना होगा। तो यहां से 0 से 0 काट लीजिए। आप काटेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6 और तिछंग 18 और ये हो गया तिछंग 18, 3 नम 27। आपको चाहिए 700 का वैल्यू। 700 का वैल्यू चाहिए तो 350 का गुणा इधर कर दीजिए और 350 का गुणा उधर कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो 5 नम 45, हासिल लग गया 4, 5 छक्का 30, 4 34। 3 से गुणा कर दीजिए तो अभी अभी क्या, तो ये 207। जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपने, 5 7 4 11, 3 1 4, 24,150। ऐसे कोई आंसर है तो उसी को टिक कर लीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, आसानी से 100 मान के भी कर सकते थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यही मान के करिए, 100 मान के करिए, उससे भी हो जाएगा। कि आपने मान लिया कि बचत व्यय जो है वो बचत से 40% अधिक है। तो मैंने मान लिया बचत 500 थी, व्यय 700 था, तो आय 1200 हो जाएगी। उसकी आय में 40% की वृद्धि तो 1200 में 40% की वृद्धि तो आय 480 बढ़ गई।
और उसका व्यय कह रहा है कि 60% बढ़ गया, तो 700 का 60% 420 रुपए बढ़ गया। आय 480, व्यय 420, तो बचत जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए बढ़ी होगी। और ये जो बचत की वैल्यू है 60 का वैल्यू, ये आपको गिवन है यहां तक। अगर गिवन है तो आप आसानी से इसको बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से कि आपने 700 का वैल्यू निकाल लिया तो कितना आ गया 24,150। आप 100 मान के कर सकते हैं आराम से, अगर चाहिएगा तो 100 मान के कर लीजिएगा, आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि करना कैसे है। ये आपसे कह क्या रहा है, पढ़िए पहले। कह रहा है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु बी को कितने परसेंट लाभ पे बेचता है, 20% लाभ पे। और बी इसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। बी इसे 15% हानि पर सी को बेचता है, और सी इसे 25% लाभ पर डी को बेचता है। अगर इसने इसे ए ने 100 का खरीदा और बी को 20% लाभ पे तो 120 का बेच दिया, और सी इसे 15% की हानि पर बेचता है। 15% की हानि पर बेचता है तो बहुत आसानी से देख लीजिए, 15% 12 का 120 का 15% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 18 रुपए हानि पर बेचता है, तो 102 का सी को बेच दिया गया। सी इसे 25% लाभ पे डी को बेचता है, तो सी इसे 25% लाभ पर अगर डी को बेचता है तो इसका 25% अगर आप निकाल लेंगे तो इसका 25% आएगा 1/4, 25.5 रुपए। तो 25.5 रुपए फायदे पे, जिसका आधा करेंगे तो 51, 25.5 रुपए फायदे पे, तो ये इसको 127 रुपए 50 पैसे में बेचता है। अब यहां से इसने कहा है यदि ए और सी के लाभ का अंतर, अच्छा ए और सी के लाभ का अंतर, ए ने यहां से लाभ कमाया है इस पे 20 रुपए और सी ने इस पे लाभ कमाया है 25.5 रुपए। दिमाग लगाइएगा, सी ने 25.5 रुपए, इनके लाभ का अंतर 132 रुपए, यहां से इनके लाभ का अंतर देख रहे हैं 5.5, और इसका वैल्यू आपको 132 रुपए पता है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो बी ने रुपए एक्स में वस्तु खरीदी, तो बी ने 120 की खरीदी, 120 का वैल्यू बताना है। तो दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 11 से काट दीजिए, ये 5 और ये 120, 5 से काट दीजिए, ये कितना हो गया 24 पंचे 120। आपको बताना है 120 का वैल्यू, तो 24 इंटू 120 कर दीजिए, आराम से इसका आंसर निकल आएगा 12 चौको 48, हाथ से लगा 4, 12 दूनी 24, 4 28। क्या 2880 कोई ऑप्शन है? हाँ जी, डी ऑप्शन। एक बार फिर से समझे, कुछ मत करिए, पहले ये जो वैल्यूज दे रखी है इनको बना लीजिए। कह रहा है ए ने बी को 20% लाभ पे, तो इसने 100 का खरीदा, 20% लाभ पे इसको 120 का बेच दिया। बी ने इसे 15% हानि पर सी को बेचा, तो 120 का 15% निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 18 की हानि पर बेचा, तो 120 में 18 कम कर देंगे तो सी को ये कितने का पड़ा, 102 का। और सी ने 25% लाभ पर डी को बेच दिया, तो 25% मतलब 1/4 मतलब 25.5 रुपए फायदे पे डी को बेच दिया। सबके रेट पता चल गया। कह रहा ए और बी के लाभ का अंतर, देखो ए ने 100 का खरीदा, 120 का बेचा, तो 20 का लाभ। सी ने 102 का खरीदा, 127 का बेचा, तो 25 रुपए 50 पैसे का लाभ। तो ए का लाभ 20, सी का लाभ 25 रुपए 50 पैसे। यहां से इनके लाभ का अंतर 5.5 का वैल्यू आपको पता है, और 120 का वैल्यू आपको बताना है, जो कि आपने बताया 2880 रुपए। यही आपका आंसर हो गया। आसानी से कर सकते हैं, आपको बताना था बी का वैल्यू, तो आपने आसानी से बता दिया कि कितने का पड़ेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला देखिएगा 14 नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है। पढ़ के करने की कोशिश जरूर करिए, सारे बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए फेस 9 में पूछा गया है, आसानी से करिए और मेहनत करेंगे तो ही कुछ मिलने वाला है। अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो मेहनत में भी मजा आता है, अगर आप सही से करने की कोशिश करेंगे तो। कह रहा है एक महिला श्रमिक की मजदूरी प्रति घंटे 12.5% बढ़ती है। अगर प्रति घंटे 12.5% बढ़ रही तो हर घंटे, अगर पहले उसकी मजदूरी 8 थी तो अब 9 हो गई। 12.5% वृद्धि का मतलब ये पर आर की बात कर रहा है। ये पर आर इसकी जो बढ़ रही है सैलरी वो बता रहा है कि पर आर 8 से 9 हो गई। लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों में 10% की गिरावट आती है। तो पहले वो हर हफ्ते 10 घंटे काम करता था, प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों में 10% की, अब 9 हो गया, 10 से 9 हो गया। कह रहा है यदि 40 घंटे के लिए एक सप्ताह की मूल मजदूरी थी तो उसके कुल साप्ताहिक वेतन में, देखिए मुझे नहीं लगता इस वैल्यू का कोई यूज भी है। आप यहां से 10 अट्ठे 80 करिए, 9 नेम 81 कर लीजिए, उसका कोई यूज नहीं है। आप देखिए सप्ताह में कितनी वृद्धि हुई है, 1/80 इंटू 100 करके देखिए, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा ये कितना आ गया 5/4, तो जो आपका सही आंसर आ गया 1.25%। तो 1.25% ये पहले ही ऑप्शन दे रखा, यही आपका आंसर हो गया। इस बात का कोई यूज भी नहीं करना आपको
फिर से समझिएगा ये, अच्छा पर आवर इतनी वृद्धि हो गई 1 घंटे में, और हर सप्ताह इतनी वृद्धि करता है, तो उसकी कुल साप्ताहिक वेतन, तो इसका पहले साप्ताहिक वेतन इतना था, अब इतना हो गया, तो वृद्धि कितनी हो रही है अगर आप देखेंगे तो एक की वृद्धि हो रही है कितने पे, 80 पे इंटू 100, जैसे ही किया 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 5/4 का मतलब कितना होगा 1.25%। तो जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है 1.25% की। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, अटेम्प्ट करने जाइए, ये जो वैल्यूज दे रखी है इनका यूज करेंगे कोई फायदा नहीं है, आप बहुत आसानी से बिना वैल्यूज के आंसर निकाल पा रहे हैं। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, 15 नंबर देखेंगे। देखिए ये भी फेस 9 में पूछा गया और ये मुझे लग रहा है कि आप लोग ये कर पाएंगे, है प्यारा सवाल, मैं तरीका बताऊंगा आपको, बट है ये बहुत अच्छा सवाल। कह रहा है एक चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि कर पाता है, तो खर्च को समान स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसके चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। कह रहा है कि चावल की खपत को कितना प्रतिशत कम करे। तो देखिए यहां से एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, आपको पता है, मैंने बताया है कि खर्च बराबर की कीमत इंटू खपत होता है। खर्च 15% बढ़ रहा है, अगर खर्च 15% बढ़ रहा है तो 100 से 115 हो रहा है अगर बढ़ रहा है, या आप ये कह लें कि थोड़ी देर के लिए 100 से 115 से अच्छा ये कह दें कि खर्च जो 20 से 23 हो गया। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आप ये कह सकते हैं कि खर्च बराबर क्या होता है, कीमत इंटू खपत, या इंग्लिश में कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है प्राइस इंटू, ये कहेंगे कि कितनी इसने कंजम्पशन किया है वो। तो 20 से 23 ये आपका खर्च बढ़ रहा है, और कह रहा है अगर खर्च में हम कीमत से डिवाइड कर देंगे तो देख लेंगे कि खपत पे क्या कमी या वृद्धि करे। तो कीमत कितने परसेंट बढ़ी है, 25% बढ़ी है, तो इसको क्या कर दिया जाए 4 से 5। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो 4 पंचे 20, पचम 25, 25 से 23 हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कितने परसेंट की कमी करें खपत में, 2 की कमी करें 25 पे इंटू 100। ये इस सवाल को करने का बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया तरीका है, ये बात याद रखिएगा। तो 8%, आंसर कितना आ गया 8%। फिर से समझिएगा कि करना क्या है, आपसे कह रहा है कि पहले तो ये याद रखिए खर्च बराबर कीमत इंटू खपत। आपको खपत के बारे में बताना है तो आप खर्च अपॉन कीमत से निकाल सकते हैं। आपको व्यय मतलब खर्च के बारे में पता है कि 15% बढ़ी, 15% अगर खर्च बढ़ी तो आप खर्च के लिए लिख सकते हैं जो खर्च हो गया वो कितने से कितना हो गया 20 से 23। और कीमत 25% बढ़ी तो कीमत के लिए क्या लिखेंगे, जो कीमत है वो कितनी हो गई 4 से 5। इनका हमने यहां से क्या कर लिया रेशियो बना लिया, तो ये ऊपर खर्च बटे खपत कर कीमत कर दिया, तो खपत के रेशियो आ गए कितने आ गए 25:23। अब हमारा 25 रुपए पहले खपत था, अब 23 है, तो कितना कम कर रहा है 2 कम कर रहा है 25 पे इंटू 100। तो एक्चुअल जो इसकी खपत कम की गई वो कितनी कम की गई 8%। ये सवाल को करने का बहुत प्यारा तरीका है, हमेशा इसी से करिए, आसानी से कर पाएंगे। ऐसा कुछ टिपिकल भी नहीं है, अगर आप करने जाएंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस करने के लिए एक बार हिम्मत जुटाइए कि ये कैसे होगा। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल, एक बार पढ़ के करने की कोशिश करिए, सवाल बहुत प्यारा है, अगर करेंगे तो आपको देखने में और पढ़ने में बहुत बड़ा लगेगा, और परसेंटेज के वैल्यूज भी अच्छे खासे दे रखे हैं, अगर आप करेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है ए अपनी आय के 35% की बचत करता है, तो बहुत आसानी से कर दीजिए कि अगर ये 100 रुपए कमाता है और 35 बचाता है तो जाहिर सी बात है कि इसका खर्च 65 रुपए रहा होगा। ये आय है, ये इसकी इनकम है, ये इसकी बचत है, और ये इसका खर्च दे रखा है। आपको तीनों चीजें पता है इसके बारे में। अब आगे जो कह रहा है उसको फॉलो करिए। कह रहा है आय में 20.1% की वृद्धि करेगा, तो अगर आय में 20.1% की वृद्धि करेगा तो इसमें 20.1 ही बढ़ने वाला है इसमें। और कह रहा है उसकी बचत में कितनी उसके व्यय में 20% की वृद्धि। अगर व्यय में 20% की वृद्धि तो 65 का 20%, 20% का मतलब 1/5, और 65 का 1/5 निकालेंगे तो 13 की वृद्धि होगी, 13 की। तो जाहिर सी बात है 20.1 इसमें बढ़ा है, 13 इसमें बढ़ा, तो इसमें कितना बढ़ा होगा 7.1, 7.1 बढ़ा होगा। अब आपसे पूछ रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। आपको पता है उसकी बचत 7.1 बढ़ रही है, 35 पे इंटू कितना हो जाएगा 100। अगर दिमाग लगाएंगे तो दशमलव से जीरो खत्म, 710/35 हो गया। समझदार लोगों को बहुत आसानी से समझ में आता है कि इंक्रीज कर रहा है, और 35 दूनी 70, 20 से थोड़ा ऊपर होगा, तो जो आपका आंसर हो गया वो 20.3। ये देखिए डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, 21 21 हो नहीं रहा है, 35 दूनी 70, 20 बार पूरा पूरा जा रहा है, और 10 बचा तो 2/7 और हो जाएगा, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो 20.3%। बहुत आसानी से सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, देखिए तो
मेंस का क्वेश्चन कितनी आसानी से बना पा रहे हैं आप, ये सब तो मतलब मैंने लिख के बताया। अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो और भी तेज और भी स्पीड से कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 25 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है और आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखिएगा। कह रहा है ए की आय बी की आय का 80% है। ये देखिए, ये बहुत प्यारा सवाल। ये है थोड़ा सा सीजीएल के लायक क्वेश्चन, जिसमें जो कहते हैं एक्चुअल सीजीएल के लायक है। कह रहा है ए की आय बी की आय का 80% है। देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। कह रहा है ए की आय बी की आय का 80% है। ठीक है भाई, अगर 80% है तो ए की आय अगर 5 है तो बी की आय 4 होगी। ए की आय बी की आय का 80% है, ऐसे करके। और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। ए का व्यय बी के व्यय के 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। ए की आय बी के व्यय के 90%। अब अच्छा, ये पढ़ते जाइए, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो ये क्वेश्चन फंस जाएगा। एक काम करिए, इसको 100 से करिए तभी बना पाएंगे। या एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए की आय बी की आय की 80% है, ठीक है। और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, ठीक है। ए का व्यय, अभी दोनों के व्यय के बारे में कुछ पता नहीं है। ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। ए की आय बी के व्यय के 90%। ए की जो आय है बी के व्यय के 90% के बराबर है। अच्छा, अगर ये 10 है तो ये 9 होगा एक्चुअल ये। तो एक काम करिए, इसको 9 के मल्टीपल में ले लीजिए ताकि इसको आप आसानी से कर सके। तो 4 5 है, इस 4 5 को हम थोड़ी देर के लिए इसको ले लेते हैं 45 और इसको ले लेते हैं 36। इससे फायदा क्या होगा हम आपको बता दे रहे हैं। 10, ये 9 की वैल्यू अगर 36 हो गई तो आप ये बता पाओगे, ये 40 मान लीजिए, ये 40 और ये 36। अब आसानी से कर सकते हैं। अब कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, तो इसका 40 का 60% देखोगे तो ये कितना हो गया, 24। ये हो गया। कह रहा है ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। इसकी बचत हो गई 12 और इसकी बचत हुई 5, तो कितनी अधिक है, 7 अधिक है। कितने पे, 5 पे इंटू कितना कर दीजिए, 100। तो 5 से काट दीजिए 20, 20 सत्ते 140% है। कोई ऑप्शन? जी हाँ, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन। आसानी से लगा सकते हैं इसको। एक बार फिर से समझे, एक बार फिर से समझे। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा। अगर जरा सा भी कंफ्यूज हुए, मेंस का सवाल है, इतने आसानी से कैसे बनेगा, करना आसानी से है। कह रहा है ए का जो आय है बी का 80% है। अगर ये 5 है तो ये 4 हो गया। पहले तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। व्यय के बारे में भी कुछ नहीं पता तो इस लाइन को छोड़ेंगे। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, तो ए की आय अगर 10 है तो ये 9 होगी। तो अगर 9 की वैल्यू 36 मान ले तो ये 40 हो जाएगी। हमने क्या किया, 9 के मल्टीपल में इन दोनों को मान लिया ताकि यहां से ये 40 का 90% बहुत आसानी से बना पाए। ये आ गया 40। अब कह रहा है, अब दूसरी वाली लाइन पे आ जाओ। ए की आय बी के व्यय के, ए की आय बी के व्यय, सॉरी, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। तो अगर बी का व्यय 40 है और 40 का 60% देखेंगे तो ए का व्यय आ गया। अब ये इसकी आय थी, ये इसका व्यय था, तो इसकी बचत कितनी आ गई, 12। ये इसकी आय थी, ये इसका व्यय था, तो इसकी बचत कितनी आ गई, 5। देखिए ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपके सामने है। एक बार करने की कोशिश जरूर करें। अगर करेंगे नहीं तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 80 नंबर देखिए, ये पढ़िए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक व्यय से, ये देखिएगा, 66 सही 2/3% है। देखें, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। देखिए, 66 सही 2/3% का मतलब हो गया 2/3। ये यहां से ये तो ये समझ में आ गया, मासिक व्यय मासिक बचत से। तो अगर मासिक बचत उसकी 3 है तो उसकी मासिक व्यय कितना होगा, 5। ये यहां से करते जाइएगा, कुछ बीच में रुकेंगे तो फिर दिक्कत होगी। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से इतना अधिक है। ठीक है भाई, अगर उसकी मासिक आय तो 8 मान लीजिए मासिक आय। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए क्योंकि परसेंटेज का यूज होने वाला है। तो अब आपसे कह रहा है उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होगी। तो 800 का जैसे ही आपने 44% देखा तो 8 चौको 32, 3 8 चौको 32, 3 35, ये 352 रुपए उसकी मासिक आय में वृद्धि हो गई। और उसके मासिक व्यय में आपसे बता रहा है कि 60% की वृद्धि होगी। तो 500 का 60%, 300 रुपए उसके मासिक व्यय में। ये इसकी बचत थी, ये इसका व्यय था और ये इसकी आय थी। ध्यान से करिएगा, आप आसानी से एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप करते जाइए, स्पीड में हो जाता है। अब कह रहा है उसकी मासिक बचत में 1040, ये 352 बढ़ रहा है, ये 300 बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ 52 ही बढ़ा होगा। और इस 52 का वैल्यू आपको सवाल में गिवन है कि 52 का वैल्यू दे रखा है 1040, 1040।
तो एक का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो बहुत प्यार से सीधे सीधे दिख रहा है कि डबल हो रहा है 20। एक का वैल्यू 20, कह रहा है आरंभिक व्यय रुपए में कितनी थी, आरंभिक व्यय थी 500। अगर 500 को रुपए में देखेंगे तो 5 दूनी 10, कितना हो गया भाई 10,000, कितना हो गया 10,000। कोई है ऑप्शन 10,000, ये थर्ड ऑप्शन। तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया 10,000। एक बार फिर से समझिएगा, ये दे रखा था आपको 66 सही 2/3%, जिसका मतलब 2/3 होता है। हमने कहा इसका व्यय बचत से अधिक है, तो बचत अगर 3 है तो 3 पे 2 अधिक, तो व्यय कितना हो गया 5। ये 300, ये 500। अगर इसकी आय देखेंगे तो 800 हो गई। अब आय में 44% की वृद्धि हुई, तो 800 का 44% 352, और व्यय में 60%, तो ये 300, ये 352 बढ़ा, ये 300 बढ़ा, तो बचत जाहिर सी बात है 52 बढ़ेगी। और इस 52 का वैल्यू हमको 1040 पता है, तो एक यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। इसने पूछा उसका प्रारंभिक व्यय बताना है, तो 500 का वैल्यू कितना हो गया 10,000। बहुत आसानी से आपने इस सवाल को कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। ये था 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये वैसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। सब प्रतिशत पे बहुत बढ़िया तरीके से काम करिए भाई, इस पे बहुत पूरा एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत बेस है पूरी मैथ्स का। अगर आप इसको अच्छे से कर ले जाते हैं तो चाहे डीआई का क्वेश्चन हो, चाहे सीआई का क्वेश्चन हो, चाहे एसआई का क्वेश्चन हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, आप आसानी से बना पाते हैं। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, और ए ने सी के प्राप्तांक से 10% कम, डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक। देखिए इस तरीके से पूरा दे रखा है कि अगर आप बनाएंगे बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, ए ने सी के प्राप्तांक से, और डी ने सी के प्राप्तांक, और डी को मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया डी के प्राप्तांक 100 थे, और डी के प्राप्तांक, डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक, डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक, तो सी के 100 मान लीजिए, तो जो डी के हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका 120। देखिए डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक, तो ये हो गया। कह रहा है ए ने सी से 10% कम, ए ने सी से 10% कम, तो ये 90 हो गया। और कह रहा है बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, तो बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, तो 90 का 20% हो गया 18, 108। एक बार फिर से देखिए, सारी लाइनें फॉलो करा ली आपने। बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, ठीक है भाई। ए ने सी के प्राप्तांक से 10% कम, ठीक है भाई। डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक, ठीक है भाई। डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से। देखिए सीधा सीधा सा आपको आंसर दिख रहा है। डी के प्राप्तांक किसके प्राप्तांक से पूछ रहा है। अच्छा यहां दो जगह ए लिख गया गलती से, इसको सही कर लीजिएगा पहले। तो कह रहा है कि बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, इसको सही करिए। ये बी होगा और ये ए होगा। एक बार इसको सही कर लीजिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये अब आपसे पूछ रहा है कि ये कितना अधिक है, आपस में देखेंगे 3-4 का रेशियो बन रहा है, तो जो अधिक हो गया वो 33 सही 1/3%। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं कि अब आप देखेंगे इन सब में मेन पार्ट कौन, मेन रोल कौन अदा कर रहा है। पहले तो ये समझे कि अगर आपने बीच से रेशियो उठा के माने तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। आपको पता चल रहा है कि डी ने भी सी के प्राप्तांक से और ए ने भी सी के प्राप्तांक से, तो मेन रोल यहां अदा कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो सी को मैंने तुरंत उठा के 100 मान लिया। अब डी का सी से 20% ज्यादा हो गया और ए का सी से 10% कम हो गया। बी वाली लाइन का तो कोई यूज ही नहीं है, जो कंपैरिजन है वो भी डी ए का है, तो इसका तो कोई यूज भी नहीं है। तो 3-4 का अनुपात बना। आप पूछ रहे डी का ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 33 सही 1/3%। देखिए सीजीएल मेंस का सवाल है और क्या बेकार सा सवाल दे रखा है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रतिशत के बारे में अच्छा जानते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं बट उनका परसेंटेज कुछ ही होता है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं जो बेसिक से भी बनते हैं। आपके आसान क्वेश्चन है, बेसिक भी नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए ये कुछ अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको बना पाएंगे अच्छे से। कोशिश करें इसको बनाने की कि कैसे बनाया जाए इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 45 है, जिसमें 33 सही 1/3% लड़के। तो 33 सही 1/3% का लड़के का मतलब हो गया कि 3 में से 1 लड़का है और 2 लड़कियां हैं। मतलब तो यही हो गया भाई, अगर 33 सही 1/3% लड़के तो मतलब यही हो गया। कह रहा है विज्ञान में लड़कियों का औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 66 सही 2/3%। मैं अभी भी बता चुका हूं 66 सही 2/3% का मतलब 2/3। कह रहा है विज्ञान में लड़कियों के लड़कों से औसत प्राप्तांक ज्यादा है। तो लड़कों के अगर 3 हैं तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हो जाएंगे 5।
और इनको x मान के साथ में रख लीजिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल को करने का ये तरीका बहुत, सभी का औसत प्राप्तांक 48, तो यहां से सबका देखेंगे 3 एकम 3, 5 दूनी 10, तो 13x बटे टोटल लोग कितने हैं 3, इसकी वैल्यू सवाल में आपको 78 पता है, तो 13 छंग 78, x की वैल्यू 18 आ गई। अब आपसे जो पूछा जाए उठा के रख दीजिए। आपसे पूछ रहा है लड़कियों के औसत प्राप्तांक, तो लड़कियों के 5x है, 18 पंचे 90, कोई ऑप्शन है, ये आपका 90 आंसर हो गया। क्या आसान सा सवाल है, अगर अप्रोच अच्छा रखेंगे तो। फिर से समझिए कितने प्यार से आप सवाल कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो। क्या आपने कह दिया कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, 33 सही 1/3% शेष लड़कियां हैं, विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों से, तो ऐसे x मान लिया और आपने आसानी से देख लिया कि कितना ज्यादा हो रहा है और किस पे ज्यादा हो रहा है। आपने आराम से उनका औसत निकाल लिया, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 10, 10 और 3 13, 13x, और कितने लोगों पे 3 पे, 13x बटे 3, इधर से एवरेज, ये सवाल से एवरेज 78, x का वैल्यू 18, अगर लड़कियों का पूछा गया तो 90 और लड़कों का पूछा गया तो 18 3 54। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगर इफ इन केस कुछ भी आपको समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप क्या समझना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने अभी अभी मेरे से कहा है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करवा दीजिए बेसिक से, या और भी कुछ कहा है। तो जो भी आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बहुत जल्दी मैं उन पे काम करने वाला हूं, और बहुत जल्दी धीरे धीरे हम सारी चीजों को, अभी ये प्रैक्टिस चल रहे हैं हम लोग का, कि जो लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी एग्जाम लगे हुए हैं, तो जो लोग पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जल्दी हम आपको पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, कि एक एक करके धीरे धीरे टॉपिक भी कराएंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम एग्जाम के बेस पे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं 21 पे आते हैं। 21 क्या कह रहा है देखिएगा। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, ये सीजीएल मेंस 3 फरवरी की को पूछा गया है। एक बार अटेम्प्ट जरूर करें, जिन जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर। देखिए क्वेश्चन लिखा बहुत अच्छा है। कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक आय 1,60,000 रुपए था, वह 3 मदों पर व्यक्तिगत पारिवारिक खर्च पी हो गया पारिवारिक खर्च, और टी हो गया टैक्सेस, और ई हो गया इसका, और शिक्षा ऋण ई पर खर्च करता है, ये ई पर खर्च करता है। कह रहा है ई, और इसके बाद दे रखा है पी आय का 50% था। देखिए इस 1,60,000 को यूज करेंगे तो बहुत बड़ा होगा ये सवाल, तो इसको समझेंगे कि करेंगे कैसे। पी आय का 50% था, ई पी का 20% था, टी ई का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना रखा, ई पी का 30% हो गया और टी ई का 20% हो गया। तो दोनों बचतों का योग बताना है। देखिए बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि पी आय का 50% था। अगर पी आय का 50% था तो मान लीजिए भाई पूरी इनकम अगर 100 थी तो पी आय का 50% था। एक काम करिए, पूरी आय को 100 की जगह 200 मानिए, क्योंकि अगर 50% मान लेंगे तो आगे पॉइंट में चला जाएगा। मैंने मान लिया पूरी इनकम इनकी 200 थी और पी आय का 50% था, तो टोटल इनकम 200 थी, तो पी हो गया 100। ई पी का 20% था। ई जो है वो पी का 20% था, तो 100 का 20% ये कितना हो गया 20। ई पी का 20% था, और कह रहा है ई पी का 20% था। उसके बाद आपसे ये कह रहा है टी ई का 15% था। जो टी है वो ई का 15% था, तो 20 का 15% अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। शायद 20 का 15% देखेंगे तो 3 हो जाएगा। एक बार फिर से वापस से पढ़ लीजिए। पी आएगा 50% था, पूरी इनकम 200 मानिए, तो पी हो गया 100। कह रहा है ई जो है वो पी का 20% है। ई जो है वो पी का 20% हो गया, बिल्कुल ठीक है भाई। और टी ई का 15% था। टी ई का 15% था, तो अगर ये 20 हो गया तो उसका 15, ठीक है भाई। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, अब 30% की वृद्धि होगी तो नया वेतन हो गया 260। 30% की वृद्धि होगी तो 260 हो गया। तो कह रहा है जब उसके वेतन में 30, तो पी का प्रतिशत दर पहले जितना ही था, तो ये 130 हो गया। 130 हो गया। पी का प्रतिशत दर पहले, ई पी का 30% है। 130 का 30%, तो ई पी का हो गया 30%, तो ये 139 हो गया। 139 हो गया। अब आप आगे देखेंगे, ई पी का 30% हो गया, टी ई का 20%, तो 39 का अगर आप 20% देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.8। 39 का 20% ये कितना हो गया 7.8। तो कह रहा है कि दोनों की बचतों का योग बताना है। तो ये इनके खर्चे हो गए 123, सॉरी। अगर 123 हो गए इनके खर्चे, तो इनकी बचत अगर आप देखेंगे तो
123 के बाद जो बचा 123, 7, 30, 77, 77, ये इनकी बचत हो गई। और इनका देखेंगे तो 130, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 130 और ये कितना हो गया 39, 7, 46, 130 और 46, 176 रुपए 80 पैसे इन्होंने अपना खर्च किया है। तो इनकी बचत 20 पैसे और हो गई, 20 पैसे रख लीजिए वो, तो 177 के बाद इधर से आपका 23 रुपए, तो 83 रुपए 20 पैसे इनकी बचत हो गई। 83 रुपए 20 पैसे जो हो गई वो इनकी बचत हो गई। ठीक है, अब इन दोनों की बचतों का योग बताना है, तो 7 3 10, 8 7 15 1 16, 160 रुपए 20 पैसे का वैल्यू बताना है। और आपको 200 का वैल्यू 1,60,000 पता था। आप यहां से ये ध्यान रखिए कि 200 का वैल्यू 1,60,000 पता था, तो एक यूनिट का वैल्यू आप 800 देखेंगे। इसमें अगर आपने 800 का मल्टीप्लाई किया तो आपको जो आंसर चाहिए वो आप निकाल पाएंगे। तो 800 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से जीरो खत्म, 0, 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128, क्या 1,28,160 रुपए कोई ऑप्शन है? ये इसको सही करिए, 1,28,160 ही होगा। ये मेरा देखा हुआ सवाल है, तो 1,28,160 रुपए यही आपका आंसर आएगा। एक बार इसको फिर से समझे क्वेश्चन को। अगर आपने 1,60,000 से उठाया तो ये क्वेश्चन टफ बनेगा। 200 रुपए मैंने पूरी इनकम मानी, जो पी था जो वो 200 का 50% था तो 100 हो गया, 100 का 20%, ई आपका 20 हो गया, 20 का 15% ये 3 हो गया। अब की बार उसकी आय 30% बढ़ गई, और फिर से ये सेम ही था, 260 का 50% ही था, पी तो ये 130 हो गया। 130 का 30% ये 39, 39 का 20% ये 7.8। इसने 200 में से 100 पहले ही खर्च कर लिया, 23 और खर्च कर लिया, तो इसकी बचत हो गई 77। इसने 260 में से 130 पहले ही खर्च कर लिया, तो अब बचत 46.8, 130 पे 46.8 खर्च कर लिया, तो इसकी बचत, इन दोनों की बचत का योग ये आ गया। एक का वैल्यू था 800, तो आपने पूरी बचत निकाल ली। ये इस तरीके से करिए, आसानी से कर सकते हैं। 1,60,000 उठाएंगे तो बहुत सारी दिक्कत होगी। 80,000 का ये निकालेंगे, फिर इसका ये निकालेंगे, उसके बाद उससे घटाएंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, हो जाएगा बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। तो इस तरीके से करिए, फिर उसके बाद 1,60,000 को आप बढ़ाएंगे।